अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स। वेलकम टू द न्यू सेमेस्टर। और आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एसओसी 401 का लेसन नंबर 1। जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और हम इसमें स्टडी करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हम देखते हैं कि क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपोस एंड लोगोस। एंथ्रोपोस मीनिंग ह्यूमन एंड लोगोस मीनिंग स्टडी, और इसके लेटरल मीनिंग्स आते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमंस। मतलब एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, हम ह्यूमन के पास्ट को स्टडी करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ पीपल, देयर ओरिजिन, देयर डेवलपमेंट एंड वेरिएशंस। ठीक है कि किस तरह इंसान वजूद में आया, उसकी क्या डेवलपमेंट्स थी, उसकी क्या वेरिएशंस थी। इन सब चीजों को हम इसमें स्टडी करते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के क्या काम है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन। हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये तो हम थोड़ा शॉर्टली पढ़ेंगे, मतलब इतना वास्ट जाके हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर हर कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं जिसे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम जो ह्यूमन को स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में। फॉर एग्जांपल हम उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को स्टडी करते हैं, और डिजीजेज वगैरह स्टडी करते हैं जो इंसान को होती हैं, पहले क्या थी और अब क्या है। मतलब इनकी डिजीज में सारा बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं। ह्यूमन पैलेंटोलॉजी फिर आगे इसी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बेस पर ही दो आगे बताएंगे, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी और ह्यूमन वेरिएशन। ह्यूमन पैलेंटोलॉजी क्या होता है कि हम ह्यूमन की पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ह्यूमन वेरिएशन क्या होता है कि हम प्रेजेंट में ह्यूमन को स्टडी करते हैं। पास्ट मतलब कि जब हमने देखना है कि मतलब जब इंसान बना था, उसकी जब डेवलपमेंट हुई थी, उस वक्त के दौर से लेके आज तक हम उस पर सारा जो रिकॉर्ड होता है उसे स्टडी करते हैं। लेकिन ह्यूमन वेरिएशन होता है कि ये जो करंट ह्यूमन पॉपुलेशन चल रही है इसको स्टडी करते हैं कि इंसान का क्या कल्चर है और उनकी क्या, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह की सोसाइटी को वो अपनाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होता है हमारे पास। आर्कियोलॉजी होता है कि हम देख जो मटेरियल कल्चर है, ठीक है, जो पास्ट मटेरियल कल्चर है, फॉर एग्जांपल जो चीजें खत्म हो चुकी होती हैं या जो चीजें बहुत पुरानी होती हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं। जैसे डायनासोर है, वो बिल्कुल नापैद हो चुका है लेकिन हम उसकी हड्डियों को, उसका मवाद सारा, उसका मटेरियल्स को इकट्ठा करके उस पर भी स्टडी किया गया। उसके बाद फिर ये जो बहुत ही पुराने खंडरात हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आप मे भी इन्हें खंडरात नहीं कह सकते अभी, ये हिस्ट्री प्लेसेस हैं, इन्हें भी, इन पर भी हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह जो पास्ट की मटेरियल्स हैं, जो कल्चर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। इनको स्टडी करने को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक क्या होता है हमारे पास कि हम स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज। आप समझ के होंगे कि हम अपनी जो जुबान बोलते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, हर कल्चर की अपनी जुबान होती है। इन सब चीजों को स्टडी करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता है जिसमें हम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज स्टडी करते हैं कल्चर्स की। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कल्चर्स जो है उनमें क्या चीजें डिफरेंट हैं और कौन सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम भी हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कल्चर्स की आपस में रिलेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। वही बात है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा बस वही बातें करके लिखी हुई है घुमा फिरा के। लेकिन इसमें एमसीक्यू जो आ सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी को एथनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज एथनोलॉजी, तो आप एंथ्रोपोलॉजी की ही डेफिनेशन लिखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी को ही हम एथनोलॉजी भी कहते हैं। कुछ आगे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताए हुए हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। सबसे पहले है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम अर्बन पे स्टडी करते हैं कि किस तरह जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो क्यों जो है वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से या जॉब की तलाश में, जो हमने सारा पिछले सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में पढ़ा। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिजीजेस पे, इंसान की हेल्थ पे, इलनेस पे। फॉर एग्जांपल जो हमारा करंट ईयर चल रहा है इसमें किस तरह पहले डेंगू बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर कोरोना वायरस, और ये सारी चीजें जब हम एक डिस्कस करते हैं उसे हम कहते हैं मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी है नेक्स्ट, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की, डिफरेंट कल्चर्स की एजुकेशन को स्टडी किया जाता है, क्योंकि हर
इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट किस्म की एजुकेशन दी जा रही होती है। इस तरह हमारा एक इस्लामी मालिक है, हम इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये हमारे कंट्री का मतलब कि सब्जेक्ट है, ठीक है। आप किसी भी उसमें गैर मुस्लिम कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे वो इस्लामियत का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। हत्ता कि जो हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम बच्चे होते हैं उन्हें भी हम फोर्सफुली अपना इस्लामियत का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारा कुछ जो हम स्टडी करते हैं अंडर एजुकेशन उसे कहा जाता है एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि वही डिफरेंट कल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना, वो किस तरह उनकी प्रोडक्शन को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे कंट्री में ये अलाउ नहीं है कि हम अल्कोहल को मतलब इस तरह बाजार में सरेआम उसको सेल किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा सख्त पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आप किसी और ऐसे कंट्री में चले जाते हैं जहां पर अल्कोहल पर पाबंदी नहीं है, तो वहां पर वो सब सामने पीते हैं, सरेआम वो सेल होती है। तो ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है जो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती है। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि आप रिलेशनशिप्स को इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर आगे उन्होंने कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज बताए हुए हैं कल्चरल डिफरेंसेस के, जिसमें एथनोसेंट्रिज्म बताया हुआ और कल्चरल रेलेटिविज्म बताया हुआ है। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि आप अपने कल्चर को ही बिल्कुल सुपीरियर समझते हैं। आप कहते हैं कि हमारा कल्चर बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे कल्चर ही गलत है, ठीक है। लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है कि आप अपने कल्चर के साथ साथ किसी दूसरे कल्चर को भी अहमियत देते हो। आप देखते हो कि उनमें कौन सी अगर कोई अच्छी बातें हैं, कोई अच्छे मतलब के कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, तो आप उन्हें अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, अपने कल्चर में लेके आते हैं। रेलिवेंस ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि कुछ हमने जो अभी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा या जो हम आगे भी पढ़ेंगे उससे हमें क्या चीजें जो है वो मिल सकती हैं, कौन सा नॉलेज है, कौन से फवायद हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमने इसका डिफरेंस समझा, जो डिफरेंट कल्चर्स में होता है हमने पढ़ा कि इसमें हम वो भी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर इंसान अपने सेल्फ नॉलेज के बारे में होता है, अपनी सोच, अपनी वैल्यूज, बिहेवियर के बारे में जानता है। और उसके बाद फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगुलर आइडेंटिटी के बारे में, इंटरेक्शन पढ़ा, किस तरह डिफरेंट कल्चर्स और सब कल्चर्स में इंटरेक्शन पाया जाता है। तो ये था हमारा एक बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट सा लेक्चर, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और अगर आप लोग ऐसे ही मेरे शॉर्ट लेक्चर्स पसंद आते हैं, आप लोगों को समझ आते हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग इस सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर भी देख सकें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें भी अपलोड करूं, लेकिन अगर आप तो मुझे सपोर्ट करेंगे तो ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों बहुत खुश हों। आज हमारे कोर्स कोड एसओसी 401 का लेसन नंबर 2 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एंड द एप्लीकेशन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। हम उसी के रिलेटेड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल्चर क्या है, ठीक है। कल्चर क्या है? जो एक सोसाइटी में डेवलप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स हैं, अगर उनकी थिंकिंग थोड़ी सी मिलती जुलती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हमें इतना ओपन माइंडेड लोग नहीं होते किसी कल्चर्स में, तो वो उसी के मुताबिक लाइफ गुजारते हैं अपनी। कुछ कल्चर्स में ओपन माइंडेड लोग पाए जाते हैं, उस तरह की सोसाइटीज होती हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारे अपने कंट्री में ही डिफरेंट सोसाइटीज पाई जाती हैं, उनके अंदर डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं। और कल्चर्स में क्या चीजें शामिल होती हैं? डिफरेंट मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, वैल्यूज, एटीट्यूड और डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो शामिल होते हैं। तो फिर इसके मेन एट्रीब्यूट्स में भी कुछ बातें बताई हैं जो बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाएंगी। कि सबसे पहले ये बताया कि कल्चर में क्या चीजें शामिल होती हैं। और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो तकरीबन तमाम लोग ही अपना एक ना एक खसूस कल्चर रखते हैं। उसके बाद फिर आगे उन्होंने बताया कल्चर इज शेयर्ड फिनोमिना। लेकिन जब हम नेक्स्ट इसे पढ़ेंगे इन टाइप्स को, तो आपको ये कल्चर जो है वो अच्छे से समझ आएगा। कल्चर इज लर्न, कल्चर वो कहते हैं कि लर्न होता है, हम कल्चर खुद सीखते हैं। हमें एक बना बनाया कल्चर नहीं मिल जाता, आप अपना कल्चर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उठते हैं सुबह, आपको पता है कि आपने टूथब्रश करना है, आपको पता है कि आपने 3 टाइम खाना खाना है, आपको पता है कि आपने स्कूल जाना है, मतलब अपने कैसे आपने स्कूल की तैयारी करनी है। ये सारा इसे ही कल्चर कहते हैं, जो आप अपने घर से सीखते हैं, जो आप अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। कल्चरल यूनिवर्सल, अब वो कहते हैं कुछ कल्चर यूनिवर्सल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ मैरिज, फैमिली एजुकेशन सिस्टम, सोशल कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मोहब्बत, एक प्यार जो है वो सब कल्चर्स में पाया जाता है अपनी फैमिली के साथ। जो मैरिज का सिस्टम है वो सब कल्चर्स में पाया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कल्चर ही हैं जो शादी को मतलब समझते हैं कि ये एक कंपल्सरी है, ठीक है, कंपल्सरी पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। इसी तरह जो फैमिली जो एजुकेशन है वो बहुत कंपल्सरी है।
और अपनी कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि कुछ कल्चर्स जो कल्चरल होते हैं वो कल्चरल यूनिवर्सल होते हैं। अडॉप्टिव एंड मालअडॉप्टिव फीचर्स ऑफ कल्चर क्या होते हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो कल्चर्स होते हैं वो हम ये नहीं कहते कि ये कल्चर हमें बना बनाया मिल गया था, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आप खुद सीखते हैं, उस कल्चर को खुद आप अडॉप्ट करते हैं। आप जब पैदा होते हैं, जब सब आप हम सब एक ही स्टेज पे होते हैं, ठीक है? हम सब सेम ही मतलब जब पैदा होते हैं तो हर इंसान एक जैसा ही होता है, ठीक है? लेकिन जब जैसे से फिर वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिस घर में रहता है, उससे उसका डिफरेंट कल्चर डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में लोग रहते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो बहुत हार्ड वर्क होते हैं। लेकिन क्या मतलब वो पैदा ही ऐसे तो नहीं हुए थे। जब वो पैदा हुए उसके बाद उनका माहौल ऐसा था, उसके बाद उनकी सोसाइटी ऐसी थी, उन्होंने ये सब हार्ड वर्किंग करना सीखी, ठीक है? हार्ड वर्क करना सीखा उन्होंने और फिर वो ऐसे बने। उसके बाद फिर उन्होंने डिस्फंक्शंस में कुछ एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन फैल रहा है, हमें कहा जाता है कि हमारे जो कंट्री में कार को बहुत अच्छा समझा जाता है, जो कि एक पोल्यूशन का बायस बनती है। व्हीकल्स जो है वो पोल्यूशन का बायस बनती है। लेकिन आप कुछ कंट्रीज में देखते हैं वहाँ साइकिल को बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है? तो उससे उनको एडवांटेज क्या होता है कि वो पोल्यूशन फ्री रहते हैं वो कंट्रीज। लेकिन हमारे कंट्री में साइकिल को बहुत बुरा समझा जाता है, उसे एक निचले तबके में जाके उसे समझा जाता है साइकिल, और कार वालों को बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह फिर ये कुछ डिस्फंक्शंस भी क्रिएट होते हैं। इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर्स हमारे पास क्या होते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट कर जाते हैं, कुछ अरसा तक वो आपस में इंटरकनेक्ट कर जाते हैं। उनकी कुछ, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब आपको लगता है कि फलां कल्चर में ये तो अच्छी है तो आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। कल्चर एंड द इंडिविजुअल, अब वो कहते हैं कल्चर बेशक सेम होते हैं, ठीक है? बहुत सारे कल्चर्स हैं जो सेम होते हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी जो है वो पाई जाती है। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, बेशक उसका कल्चर सेम है। इसके उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट है, ठीक है? उसका ड्रेस डिफरेंट है, उसकी बात करने का अंदाज, उसकी सोच, उसकी हर चीज डिफरेंट है, लेकिन वो अपनी सेम सोसाइटी में रहता है। लेकिन उसने उसने अपनी पर्सनैलिटी को सबसे डिफरेंट रखा हुआ है। कल्चर सेम होता है लेकिन पर्सनैलिटी सेम नहीं होती सबकी। नेक्स्ट है कि अप्लाइड वर्सेस प्योर एंथ्रोपोलॉजी। प्योर एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि आप थ्योरीज बनाते हैं, थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट आप जो है वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जिससे आप एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर जो अप्लाइड होते हैं उनका काम होता है कि उस पर उन थ्योरीज को आगे नेक्स्ट अप्लाई करवाना, ठीक है? उससे आप कैसे उन्होंने उस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉरी रिजॉल्व करना है, और इस तरह, ठीक है? आगे प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च क्या होती है कि हम बाकायदा एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक जो डाटा, उनका जो कॉन्सेप्ट और उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको वो इस्तेमाल करते हुए, जो मतलब उन्होंने रिसर्चेस की होती हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपने कल्चर्स में मौजूद प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और अपना एक मशवरा देते हैं, अपनी एक पॉलिसी देते हैं कि यार आप ऐसे करोगे तो ऐसे बेहतर हो सकता है। मतलब कि वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं अपनी साथ, क्योंकि उनके पास तजुर्बा इतना होता है, उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा होती है, तो इजीली आपको कोई भी कुछ किसी भी किस्म का गाइड कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ बताया। पॉलिसी रिसर्चर जो मतलब के सारा डाटा रिसर्च करते हैं, उसके बाद डिसीजन बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। इवेल्युएटर क्या होते हैं कि जो देखते हैं कि ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही है। इम्पैक्ट असेसर क्या होते हैं जो अभी पॉलिसी बनी नहीं होती उससे पहले काम करते हैं कि मतलब कि ये जो पॉलिसी है ये कितना अफेक्ट कर सकती है, लोग इसे कितना इस पर कितना लोग जो है अमल कर सकते हैं। नीड्स असेसर क्या होते हैं कि वो देखते हैं कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी इससे कितने लोगों की जरूरियात में इसने साथ दिया, कितने लोगों के काम आई इन ये स्किल्स। ट्रेनर फिर क्या होते हैं कि जो हमारा जो कल्चर होता है, जो कल्चरल नॉलेज होता है उसको डिफरेंट ग्रुप्स तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कल्चर का नॉलेज दूसरे कल्चर्स के लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोग अपने कल्चर के अलावा दूसरे के कल्चर्स को भी समझते हैं, देखते हैं कि हमारे कल्चर में उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है, उनके कल्चर में कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रेनर्स। आगे कोई एथिकल एप्लीकेशंस दी हुई है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले उनकी क्या जिम्मेदारी बताई हुई है कि जब भी मतलब वो किसी और कंट्री में रिसर्च करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक मुस्लिम एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो किसी गैर मुस्लिम इलाके में जाता है, वो किसी हिंदू मजहब पर रिसर्च करने लगता है, तो वो कभी भी पर्सनली नहीं आ सकता है, मतलब अनबायस्ड होते हैं वो, कोई भी बायस्ड करके अपनी रिसर्च नहीं कर सकते, अपनी अपनी जात को अपने मजहब को अंदर ला के नहीं कर सकते, बल्कि वो उसे फुली तौर पर क्लियरली तौर पर रिसर्च करते हैं उस मजहब पर और अपने मजहब को अलग अलग रख के।
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिसिप्लिन, मतलब आप अपने जो भी आपने रिसर्च कर रहे हैं, आप उसी के मुताबिक रिसर्च करें, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, उसी अपने माइंड में रख के अपनी मजीद रिसर्च को भी आगे लेके जाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पॉन्सर, वो कहते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ये फ्री में काम नहीं कर रहे होते, ये कोई फ्री की रिसर्च नहीं कर रहे होते, इनका भी ये एक क्या ये कैरियर होता है, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, इन्हें पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओन एंड होस्ट गवर्नमेंट, फिर वो कहते हैं अगर और फिर जब ये स्पॉन्सर्ड होता है तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी का ये ख्याल होता है कि हमें कुछ मिल रहा है, हमने अच्छा परफॉर्म करना है। और फिर आगे जो ऑन होस्ट गवर्नमेंट का बारे में बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि इन्होंने अपने ही कंट्री में रहते हुए अपने ही कानून को फॉलो करना है, जब किसी और के कंट्री में जाना तो उन्हें कुछ समझना ही नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनली तौर पर ये लॉज की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इन्हें करनी पड़ती भी है, और इनके ये रूल में शामिल है कि ये करेंगे। तो ये भी हमारा एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा लेक्चर था और इंटरेस्टिंग भी था। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा, मैंने अपनी समझाने की पूरी कोशिश की। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इसी तरह शॉर्ट लेक्चर्स और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स इजी वे में मिलते रहे, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।